एग्जाम्पल 5.8, सॉरी बच्चा पार्टी, 5.8 क्या था बेटा? थैंक यू। ईमानदारी से कर लीजिएगा, जो लोग वीडियोस देखेंगे उनके सामने मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया है। तो ये रहा इलस्ट्रेशन 5.8 आपकी स्क्रीन पर। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको जो डाउट होगा आप हमसे पूछ लेंगे। 5.8 का मैंने यहाँ पे आंसर भी शेयर कर दिया आपके साथ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और ये रहा आपका आंसर। ना 5.9 पे चलते हैं बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन संजया, जिसकी वजह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, जहां मुझसे थोड़ी मैथमेटिकल एरर भी हो गई थी, इसीलिए उस क्वेश्चन को करने में टाइम भी ज्यादा लग गया था। तो हो जाता है यार टीचर्स। वैट का एक फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस सो ऑन। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इंटू वेट ऑफ रिटेन्ड। मेरे को आज एक बात छोटी सी, कौन बच्चा बताएगा? मैं आपको रिकॉल कराता हूँ लास्ट क्लास। रिमेंबर लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम था? यस यस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम था? यस यस सर। और मैंने कहा था उस केस में जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन अर्निंग को जैसे मैंने डिवाइड करके दिखाया था, ऐसे डिवाइड नहीं भी करके दिखाओगे, डायरेक्टली मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, बात सेम है। ये प्रूव किया था ना बेटा? तो ये बात याद रखनी है, टू सेव द टाइम इन द एग्जाम, टू सेव द टाइम इन द एग्जाम। अब चलते हैं आगे। आई विल रीड क्वेश्चन नंबर 5.9, बट बिफोर आई रीड दिस क्वेश्चन, मेरा आप लोगों से सवाल है, आप बिजनेसमैन बन जाओ, बिजनेस का टारगेट क्या होता है? प्रॉफिट शुड बी लोएस्ट और हाईएस्ट, हाईएस्ट। एंड कॉस्ट शुड बी लोएस्ट और हाईएस्ट, लोएस्ट। so can I say, while finding out the most profitable mix, while finding out the most profitable debt equity mix, डेट कम होना चाहिए, इक्विटी ज्यादा। सॉरी ये ज्यादा। नहीं बोलो, मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। राइट? यस सर। यस वैट ही तो बच्चों बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉल्ड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस सर। सो फार सो गुड, मतलब लॉक कर दूं? यस सर। ऑलराइट, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। In considering the most desirable capital structure for the company, the following estimates of the cost of debt equity mix after tax ही चाहिए होते हैं, have been made at various level of debt equity mix. Now please ध्यान देना, before I go further, आप याद करो, जब मैं ये वेट्स लिखता हूँ, मैंने वन ऑफ द तरीका ये भी बताया था, 1/5 is nothing but 20%, 3/5 is nothing but 60%, and 1/5 again is nothing but 20%. तो अगर आप अपने वेट्स को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो जो WX आएगा वही आपका आंसर होगा ना डायरेक्टली? यस। थैंक यू। नाउ मैं इसको दो तरीके से सिखाऊंगा वापस, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। पहले गधे की तरह लिख के बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर इधर देखना बेटा, यस हमारे पास 7 डेट इक्विटी मिक्स है, हमारे पास 7 डेट इक्विटी मिक्स है। आई रिपीट, हमारे पास 7 डेट इक्विटी मिक्स है। सो फार सो गुड? यस सर। यस। इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन का वैक कितनी बारी निकालना पड़ेगा? 7। थैंक यू। कंप्यूटेशन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट,
पहले मैं गधे की तरह लिख रहा हूँ संजय, yes, KD KE वेट। इधर देख मेरा बेटा, yes, डेट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 0। yes, तो इक्विटी कितना होगा, 100, यानी 0% है 100%, 0 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 यार। yes, sir, इसका मतलब इसको 0.0 लिख सकता हूँ yes, sir, और इसको 1 लिख सकता हूँ। yes, sir, भाई फ्रैक्शन को, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। yes, sir, मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है बच्चों, 7, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 15। yes, sir, राइट। yes, sir, एक बच्चा कहता है नहीं सर मुझे ये समझ नहीं है, मैं कहा चलो आपको मैं पुराना तरीका बता देता हूँ। अब ठीक है, और वो भी सर ये वेट कैसे आया? क्वेश्चन में दिया है। बेटा परसेंटेज में बोल रहा है तो परसेंटेज तो मैक्सिमम 100 तक जाती है ना। डेट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है 0%। 0% का मतलब 0 आउट ऑफ 100 ना, तो इसका मतलब 0। ठीक है सर। अगर डेट 0% है तो इक्विटी 100 होगी। तो इसीलिए 100 आउट ऑफ 100। 100। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। ये देखो मैंने यहाँ 100 क्यों लिखा, मैं वापस बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ बातें किसमें चल रही हैं बेटा, परसेंटेज, परसेंटेज में। यहाँ बातें किसमें चल रही है पुत्र, परसेंटेज में। तो परसेंटेज तो 100 ही होती है, परसेंटेज तो 100 ही होती है। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं? यस सर। यस Yes, सर, मेरी बात क्लियर है बेटा? यस सर, हाँ जी। इसलिए 100 लिखा, तो इसमें से डेट 0 तो इक्विटी कितना बेटा, 100 हो गया। 100। वो क्या कहते हैं ना संजय पंजाबी में, जिथोरी खोती होते आ खलोती। सर हमें नहीं समझ आती, आई मीन आंसर रिमेन्स द सेम। अब एक और तरीका बता दिया बच्चों को जो मुझे अब फॉलो करना है। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, बट मुझे इस मेथड को फॉलो करना है। कौन से मेथड को, KD इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। यस संजय, अक्षिता सॉरी, KD 7 Yes. बेटा, यस सर। इक्विटी 0 लिख दो। हाँ। 0% मीन 0 यार। यस सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वेट 1 लिख दूं। 1 पता है क्यों लिखा है, क्योंकि 100% मीन 100 आउट ऑफ 100 तो 1 ही तो हुआ। यस सर, यस सर। आ गया ना आंसर? यस सर, तो ये मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं फटाफट से क्या कर दूंगा, काट दूंगा। क्या काट दूंगा, घास। तो मैंने दोबारा से अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, पहले समझा रहा था। ऑप्शन 1, 5.9, जब डेट इज 0 एंड इक्विटी इज 100%, 100। तो वैट विल बी 7 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1, तो आंसर आ गया 15। नंबर 2, हमारा डेट कितना है बेटा, 10%, 10%। जिसने 10% बोला उसको आई लव यू है, क्योंकि परसेंटेज में चल रहा है। तो मेरा बेटा अगर मेरा डेट 10% है, जिसको मैं 0.1 कह सकता हूँ, यस सर, तो इक्विटी 90%। अरे क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड में दो ही तो चीजें, एक डेट और एक इक्विटी। अगर डेट अगर 10% है तो इक्विटी कितना, टोटल चाहिए तो 100% ना, 90%, विच इज, तो फिर से बैक निकाल दे बेटा, कॉस्ट ऑफ डेट। ये एक बार दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि बच्चों को रोटोमैक के पेन की तरह ऐड लिखते लिखते लव हो जाए। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है देखना पड़ेगा बेटा। सर 10। ऑप्शन में हमारा डेट और इक्विटी सेम ही बेटा, Yes, कॉस्ट sir. ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी पुत्र। तो कैन आई राइट 7 इंटू क्या लिखूं अक्षता, सर 0.10।
वेरी गुड, मुगेम्बो खुश हुआ, एंड 0.9। Yes, sir. एक और सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद बच्चों मेरे बच्चे कहते हैं सर आप बोर कर रहे हो मत सॉल्व करो, हम घर पे खुद कर लेंगे, और मैं बुक से चीटिंग लगवा देता हूँ ना। अपडेट कितना आ गया बच्चों? 0.2। तो इक्विटी, 0.8. हाँ और जब 20 वाला था तो यार इक्विटी का अब रेट क्या हो गया? 15 की जगह 15 5. 5 तो जब मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा, डेट तो सेम ही है 7 इंटू 0.2 20 प्लस 15.5 इंटू 0., 80 ठीक है पुत्र। ऐसे ही आप 4 ऑप्शन, 5th ऑप्शन, 6th ऑप्शन, 7th ऑप्शन सॉल्व करते रहोगे। जब आप घर पे सॉल्व करोगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 13 पॉइंट, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ बच्चों, 13.45%, 13.4% नहीं, 13 पॉइंट हो गया बैक, पहला 15 आया था, फिर 14.2 आया था, फिर 13.4 आया था, 13.8 आया था सॉरी, देन 13.45, फिर सॉल्व करोगे 13.40, 13.75, 13.70। तो संजय ये सब करने के बाद आपको पता है ना बच्चों अब कैसे सॉल्व करना है? ये यस सर, जो मिनिमम फॉर्मूला हुआ। लगाना है, 20, 80, 30, 70, 40, 60 चलता रहेगा ऐसे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरे बच्चे ये सॉल्व कर सकते हैं। एंड में संजय आपको मुझे बताना है यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। कौन सी ऑप्शन राइट चॉइस होगी? सर 5th Because this is the option in which VAT is the, लोएस्ट। और इस केस में मेरा डेट इक्विटी मिक्स कितना आया होगा? 0, 10, 20, 30, 40। डेट आया होगा 40% और इक्विटी आया होगा 60%. So all about this question पुत्र, so all about this question number 5.8। तो मैंने अपने बच्चों को कॉन्सेप्चुअली पहले समझाने की कोशिश की कि वैक बेटर, सॉरी, कंपनी का वो डेट इक्विटी मिक्स बेटर होगा जिसमें वैक लीस्ट होगा, क्योंकि कॉस्ट तो जितनी कम हो उतना अच्छा है और प्रॉफिट जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। वैक निकालने के मैंने तीनों तरीके बता दिए, बट ऐसे क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन से अगर हम सॉल्व कर ले तो राम कपूर के सीरियल की तरह हम भी बोल देंगे, आप भी बोल दोगे, क्या बोल दोगे संजय? बड़े बड़े अच्छे लगते हैं. अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स। ओके, सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि 5.9 जैसे था। ये 5.9 था सर. अच्छा ये 5.9 है पुत्र, सॉरी 5.8 होमवर्क था, हाँ 5.9 है, दिस इज यस. 5.9। हाँ बेटा, तो सर जैसे कि अभी तक आपने बताया था कि अगर डेट इज द चीपेस्ट सोर्स, बच्चों डेट तो इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस टू कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वहां पे डेट की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, बट कंपनी के लिए तो डेट भी कॉस्ट है और इक्विटी भी कॉस्ट है। तो अगर कंपनी का ओवरऑल डिसीजन लेना है तो वो तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट चीपेस्ट होने से इक्विटी को तो फायदा हो गया, कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आया वो भी तो देखना जरूरी है। कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट पे कितना इफेक्ट आया वो भी तो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो बेख्याली वाला गाना याद आ जाएगा, कौन सा? कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, तो वो हमारे लिए इतना ही जरूरी है बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल डिसीजन लिया जाएगा। पहले जब हम डिसीजन ले रहे थे वो सिर्फ इन्वेस्टर बीइंग इक्विटी होल्डर के लिए ले रहे थे, तो इक्विटी के लिए तो डेट इज द चीपेस्ट सोर्स, तो जितना डेट ज्यादा होता है उतना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसीलिए ईपीएस ज्यादा आता था, तो वहां ईपीएस देख रहे थे। ईपीएस मींस कैपिटल स्ट्रक्चर में से सिर्फ इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमें दोनों को देखना, दोनों को देखना। सो फार सो गुड, यस. लॉक कर दूं? यस सर। कर दिया। यस सर. यस सर। That's why in debt equity mix when we have to choose, we will select that weighted average cost of capital which is the least. So far so good पुत्र? यस सर.
ऑलराइट, Sir. चल हाँ बेटा, somebody was asking something. No, sir. Okay, so this is illustration 5.9. मैंने उनका भी तरीका दिखा दिया, उन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। उन्हें समझ नहीं आता, कई बार घास काट जाते हैं, इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया आपको अच्छे से। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। हमने आपके साथ क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर दोनों शेयर कर दिए, बिकॉज हमारे दद्दू कहते थे शेयर एंड केयर। ऑलराइट, आपने लिख लिया संजय? 5.11 ऑलराइट, नाउ विल गो टू 5.11 बेटा। इलस्ट्रेशन 5.11, आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। चलो अभी मत करो, पहले मैं 5.11 और 5.12 ये दो इलस्ट्रेशन जरूर कराऊंगा आज, चाहे उसमें हमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए पुत्र। वंस वी आर डन विद दीज टू इलस्ट्रेशन, 12 तो मैं इंपॉर्टेंट बोलता ही बोलता हूँ, 11 आपको लगे तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नहीं लगे तो ना, ठीक है पुत्र। एंड मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको आते हैं बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था, आज की क्लास भी उससे स्टार्ट की थी, और अगले 2 क्वेश्चन भी उसी पे करने जा रहा हूं। The first part says, assuming that the tax rate applicable to the company is 30%, calculate the weighted average cost of capital. ओके, इक्विटी दे रखा है, प्रेफरेंस दे रखा है, डिविडेंड डिबेंचर्स दे रखा है, ठीक है। The equity share of the companies are quoted at 102. So this 102 becomes E0. हाँ देखो, जब बच्चे बोलते हैं ना तो मोगेम्बो खुश होता है, प्राइस ऑफ ए शेयर टू। एंड कंपनी इज, एक बार मेरे लिए अक्षता पढ़ेगी, कंपनी इज Expected to declare a dividend. Expected. है, Expected मतलब future. थैंक यू। तो ये 9 रुपीज क्या है? D1. ये चीज बड़े प्यार से पढ़नी होती है बच्चों। हम जल्दी जल्दी में कई बार पता है क्या करते हैं, पेपर में कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूँ संजय। ओ डिविडेंड ये रहा, अबे देख तो लो वो D0 या D1, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी ना उसके लिए। थैंक यू। नाउ वेरी गुड मेरा बेटा। नाउ अब आगे चलते हैं। द कंपनी हैज रजिस्टर्ड ए डिविडेंड ग्रोथ रेट ऑफ 5%. लिख के छोड़। तो ठीक है यार, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकल गया। D1 कितना सर 9, P0 कितना 102 और G कितना 5% मींस 0.05, सो 9 डिवाइडेड बाय 102। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है बेटा? Yes, sir. एक बार कैलकुलेटर यूज करो मेरे साथ, मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ, एग्जाम के लिए सिखा रहा हूँ बेटा। ये जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना, ये नेक्स्ट स्टेप बेटा, ये वाला स्टेप पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है. आप घास काट सकते हो, क्योंकि आपने मेजर चीज दिखा दी है। 13.82. आप पेपर में क्या करोगे बच्चों, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे टाइप करोगे 9 डिवाइडेड बाय 102 प्लस 0.05 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 0.1382। अब उसको नेक्स्ट लाइन में लिखोगे इज इक्वल टू 13.82%। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं सर आगे। इंटू करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है क्या? नहीं, वो तो दिखानी पड़ेगी, ये इंटू 100 यहाँ पे, हाँ ये नहीं लिखने की जरूरत। जब आपने ये लिखा तो आपने लिख दिया दैट इज 13.82%, फेयर इनफ। ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन सेज, मेरा फर्स्ट पार्ट अभी नहीं हुआ है, हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला, फिर तो बी पार्ट शुरू हो गया। इसका मतलब इधर देखो बेटा, Yes, sir. कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। मैं आप समझा नहीं रहा, सीधा कर रहा हूं और संजय से रीजन पूछ रहा हूँ। संजू बाबा, Yes, sir. So KDBT 1 minus tax. क्योंकि KDBT क्योंकि whenever debt is issued at Par. and there is no No flotation cost. flotation cost. rate of interest becomes KDBT, that's why हमने शॉर्टकट मार लिया। हमने देखो कितने दिन हो गए साला लिखा था, यूज नहीं किया। कौन सा फॉर्मूला, इंटरेस्ट अपॉन बीओ, किया क्या? क्योंकि 90% क्वेश्चंस में इरिडीमेबल डेट होता है,
और इशूड एट पार होता है, इसीलिए हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, नहीं है। बट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन बीओ। 1 माइनस टैक्स हटा दूंगा तो वो केडी बीटी है, 1 माइनस टैक्स लगा दूंगा तो वो केडी। 80। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना हो गया, क्योंकि प्रेफरेंस इज आल्सो इशूड एट पार एंड देयर इज नो फ्लोटिंग कॉस्ट एंड दे आर इररिडीमेबल, दे आर इररिडीमेबल, दे आर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो शुरू में नोट लिखवाया था अप्लाई कर दिया बेटा, कोई दिक्कत मेरे बेटे को? नो सर। ऑलराइट, अब रेट रेट एक रेट बन गया केपी और एक रेट बन गया था केडीबीटी, इसीलिए आपने कर दिया केडीबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स। नाउ इधर देखो बेटा, जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना वो कहते हैं सर अब मैं आपसे भी ज्यादा स्मार्ट हूं, कि सर 5 to 3 मतलब 50%, 20%, 30%, 5 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, मतलब जहां पे जिसको जो इजी लगता है ना वो बच्चा वैसे कर लेता है। कहता है ये परसेंटेज के लिए तो मुझे कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना पड़ा। मैंने कहा हाँ, तो कहता है सर ये लो वैक एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स केडी सर 7 वेट, केडी का वेट कितना है सर? 0.5। नहीं मैंने गलत लिख दिया बेटा, 0.3। 0.3 है। 2.1। केपी का वेट 0.2। मैं चाहता हूं आप लोग खुद देखो, मैं इसलिए लिख ही नहीं रहा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास था, एक सेकंड, 13.82 और वेट 0.5। तो वैक कितना आ गया? अब अपॉन 1 करके क्यों दिखाना है? तो जब आप वेट को परसेंटेज कॉल्ड फ्रैक्शन में लिख देते हो तो जो आपका WX आता है मेरा बेटा, वही आपका क्या बन जाता है? अब यहाँ पे अक्षिता जैसी लड़की कहती है सर मैं तो ना पेपर में ऐसे करूंगी, समझ गई ना अक्षिता? यस सर। बट बेटा ऐसे कर तो आई हो, लेकिन पेपर में ऐसे जरूर लिख के आई हो फिर फॉर्मूला, नहीं तो टीचर सड़ जाता है। ठीक है पुत्र, ठीक है सर। मेरा फर्स्ट पार्ट इज ओवर, सो दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट। मैंने इसमें कुछ सिखाया ही नहीं, सिंपल सा था, कर दिया। तो सर आपने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला? इंपॉर्टेंट मैंने नहीं बोला, मैंने कहा आप खुद यूज कर लेना, जज कर लेना। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज अभी तक इंपॉर्टेंट आई कि जब आपने एक्सपेक्टेड वर्ड पढ़ा तो दैट मीन्स दैट इज योर D1। अब चलते हैं आगे पुत्र। सेकेंड पार्ट, एज्यूमिंग द कंपनी कैन रेज एडिशनल टर्म लोन, यानी हमारे पास डेट बीइंग डिबेंचर था, अब लोन और लेने जा रहे हैं। अगर लोन और लेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि पहले हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर था, अब टर्म लोन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉर ₹5 lakh to finance its expansion, calculate the revised weighted average cost of capital. Obviously अगर कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होगा, वैट चेंज होगा, जरूर होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा टारगेट है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स बीइंग टर्म लोन निकालना, क्योंकि जो नया कैपिटल स्ट्रक्चर ऐड हुआ, जो नया कैपिटल स्ट्रक्चर ऐड हुआ उसका मुझे x और w जानना जरूरी है। यस सर। तभी तो न्यू कॉल्ड रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल पाऊंगा। नाउ वी आर गोइंग टू रेज एडिशनल टर्म लोन फॉर ₹5 lakh at 12%। तो मेरा पहला सवाल अक्षिता से, KD80 निकालो यार, मुझे नहीं आता, मैं भूल गया। So KDVT 1 minus tax rate and KDVT है 12%। अरे वाह, ये लड़की तो स्मार्ट हो गई है मेरी। सर कल बहुत पढ़ाई करी मैंने। वेरी गुड। 12 इंटू 1 माइनस 0.7 और 0.7 ही लिख देते हैं, 8.4 आ गया। इसका वेट कितना है? 5 लाख। अब जरा ध्यान देना बेटा, अब
फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको एक छोटी सी बात करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए पंगे में ही नहीं पड़ता। मैं ज्यादातर सच्ची बात बताऊं, आई प्रेफर संजय दिस। मेरा केडी बीइंग डिबेंचर कितना था पुत्र? सर केडी बीइंग डिबेंचर था 7, 9 और 13। 7 उसका वेट कितना था? 3 लाख। लाख। ठीक है, यस सर। थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो। 3 केडी बीइंग टर्म लोड 8.4 और उसका वेट कितना है? 5 5 केपी 9 और उसका वेट कितना था? सर 2 लाख। ये रहा 2 लाख। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13.82। हमारा 13.8 आया था। हाँ, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13.82 आया था ना। यस सर। यस सर। उन्होंने उसको 13.8 लिखा, हम नहीं लिखेंगे बच्चों। हम अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेंटेन करेंगे। और इसका वेट कितना था? 5 लाख। 5 15 lakhs। राइट। यस। यस सर। अब देख लेना बच्चों, जैसे आपको अच्छा लगे, मैं दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ। पेपर में या तो 3, 5, 2 और 5 को यूज कर लेना पुत्र। यस सर। सर इसमें तो के भी चेंज होगा ना? अब एक मिनट रुक जाना, मेरे को पता है। रुक जा संजय। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये हमारा 5 लाख है, तो किसी एक को 0.3 कर देना और किसी एक को 3.4 तभी तो उसका टोटल। 1 आएगा। 1 इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आपकी मर्जी है। मैं तो 3, 5, 2, 5 से कंफर्टेबल होता था। संजय थैंक यू वेरी मच। टू बी वेरी ऑनेस्ट संजय, मैंने जानबूझ के गलती की थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पुराने वाला लिख दिया। सर आपने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। थैंक यू मेरा बेटा। यस। कहता है फॉर द रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोबारा से निकालनी पड़ेगी। आपको Yes. कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोबारा से निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? बिकॉज ही सेज योर वेट Market ऑफ price change. शेयर, द प्राइस ऑफ ए शेयर हैज गॉन डाउन बाय 96। 96 रुपीज हो गया। तो अच्छा एक बात और बता दो फटाफट से, मैं वहीं कंटिन्यू करूंगा जो आप बच्चे बोलोगे। ये यूज करूं रेट्स या ये 3525 वाले कर लो? 3525। तो ज्यादा इजी है ना बच्चों, फ्रैक्शन के चक्कर में कौन पड़े। समझ गया बेटा मेरी बात? तो दिस इज स्मार्टनेस। आपको जब जो कंफर्टेबल लगे यूज करने में आप वो यूज कर लेना। कभी एब्सोल्यूट वैल्यू, कभी फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन इजी लगता है तो फ्रैक्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते वक्त मेरा पहला सवाल संजय से, मेरा इस क्वेश्चन में D1 कितना है? 9 उसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्योंकि उसने एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोला है, तो D1 विल रिमेन सेम which was 9 अपॉन प्राइस ऑफ ए शेयर कितना लू बेटा? 96 and growth rate also remains सेम। 9 by 96 है ना बेटा? 9 divided by 96 14.375 14.375। या तो आप इसे 14.38 लिख दो, या जैसे आपकी बुक लिख रही है 14.4, कुछ भी कर सकते हो बेटा। प्लीज यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटने वाले, आप पेपर में लिख के आ सकते हो। आई एम मेंटेनिंग माई आंसर अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये था अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बेसिस पे, बुक ने कर दिया अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल के बेसिस पे। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं तो 14.380 यूज करूंगा बिकॉज मुझे आदत है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेंटेन करने की। तो 7 3 21, 8.4 into 5 42, 9 2 18, 14.38 into 5 71.9
और टोटल हो गया +60 +21 152.9। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकम्स approximately 10.19%, approximately 10.19%। बुक का 10.18 आ रहा है, that is only because of rounding off, that is only because of rounding off। so far so good बच्चों। so all about this question, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, चाहे 5-10 और मिनट एक डाउट मेरे को था कि अगर जैसे इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड नहीं लिखा होता डिविडेंड के लिए, तो हम लोग सेकंड पार्ट में D1 भी चेंज होता हमारा। तो D1 9 प्लस पॉइंट, तो वो तो पहले और दूसरे पार्ट का फिर भी सेम रहता है ना, डिविडेंड तो 9 ही है, तो 9 का +5% दोनों केसेस में होना है। उसने प्राइस ऑफ ए शेयर यूज चेंज किया है, उसने डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पेड अप वैल्यू थोड़ी चेंज की है उधर। तो मतलब अच्छा, हाँ D1 तो फिर भी सेम ही रहेगा। D1 तो फिर भी सेम रहेगा ना पुत्र दोनों में, क्योंकि डिविडेंड के लिए ग्रोथ रेट चाहिए और ग्रोथ रेट तो दोनों में ही सेम है मेरा बेटा। क्लियर है पुत्र मेरी बात? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। कर दिया। अरे भाई किसी का दरवाजा खटक रहा है तो खोल दो यार, क्यों तंग कर रहे हो सबको? अक्षता, मम्मी से लड़ाई की? नहीं सर, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सर आते रहते हैं बीच में। अच्छा ओके, मेरी बारी। आज का लास्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्लीज इस लाइन को संजय 3 बारी बोले। The existing value यूजिंग मार्केट वैल्यू। क्लियर है बेटा मेरी बात? क्लियर है पुत्र मेरी बात? yes sir। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, देखते हैं आप मुझे सही जवाब दे पाएंगे कि नहीं। बेटा अगर बुक वैल्यू वेट्स यूज करने होते तो ये रे, yes sir। आज आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आज आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसने मार्केट वैल्यू वेट्स भी दे रखे हैं, yes sir। बट उसने नहीं निकाला। रिटेन्ड अर्निंग का मार्केट वैल्यू वेट नहीं दिया। तो बताओ कैसे निकालो? ध्यान देना बेटा इस बात। उसने इक्विटी का मार्केट, इक्विटी कैपिटल के आगे तो वैल्यू लिख दी है, बट रिजर्व एंड सरप्लस के आगे मार्केट वैल्यू नहीं और लिखी। जो बचा होगा वही रिजर्व एंड सरप्लस होगा, इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू में से। इक्विटी में दोनों का आता है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड इक्विटी, जो मार्केट प्राइस होता है उसका। अरे वाह, तो यू गाइस आर ट्राइंग टू से दिस 4,50,000 will be divided among equity and, रिजर्व एंड सरप्लस। लिखा उसने इक्विटी कैपिटल के आगे है क्योंकि शेयर की मार्केट वैल्यू होती है, बट वो शेयर की मार्केट वैल्यू खाली इक्विटी कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है, रिटेन्ड अर्निंग को करती है, या दोनों को करती है? दोनों। इसीलिए ये जो इक्विटी कैपिटल के सामने मार्केट वैल्यू दी है, इसको मुझे इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में डिवाइड करना पड़ेगा। और अब बताओ किस रेशियो में? इस क्वेश्चन का मेजर इंपॉर्टेंट कैच है बेटा, लास्ट क्लास में सिखाया था। yes sir। चलो मैं बोलता हूं। by buying the share of a company, मेरी बारी by buying the share of a company, we not only become the owner in the share capital of the company, but also in proportionate retained earning as well. That is the reason market value of equity is divided among equity and retained earnings in the ratio of book value weights. In the ratio of book value weights. In the ratio of book value weight. और बुक वैल्यू वेट्स में से 3 जीरो हटा दूं तो इक्विटी का है 250, रिजर्व का है 150, यानी 5:3। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं इस 4,50,000 को किस रेशियो में डिवाइड कर दूंगा? 5:3। यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे फोन किया, कहता है सर हो सकता है आप डिवाइड ना भी करो।
कहते हैं सर हो सकता है आप डिवाइड ना करो। केई और केआरई को इकट्ठा ही लिख दो। मैं कहा कब? कहता है जब दोनों का रेट सेम। सिखाया था ना लास्ट क्लास में, यस सर। भूल गया? मैं दोबारा दिखाता हूँ, मुझे जल्दी नहीं है क्योंकि टाइम की कमी नहीं है। देखा, जब केई और केआरई का रेट सेम है, समझाने के लिए एक बार डिवाइड करके भी दिखाया था, और मैंने कहा था अगर आप जल्दी में हो शॉर्टकट मारो, जब केई और केआरई सेम है तो मार्केट वैल्यू इकट्ठी लिख दो ना, उसको इक्विटी और रिटेन अर्निंग में डिवाइड करके भी लिखोगे, आंसर तो सेम ही सेम आया आए। सर। इज दिस पॉइंट बट क्लियर सर बच्चा पार्टी? ये है ना यस इस वाले क्वेश्चन में, हाँ बेटा, सर इस जो क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं उसमें तो सेम नहीं है ना? मुझे नहीं पता बच्चों, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ मेरा बेटा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैं कभी भी बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पहले मैं अपने आप से बात करता हूँ कि यार इस क्वेश्चन में क्या चीज डिफरेंट है। मार्केट वैल्यू देख लिया, अब नेक्स्ट चीज मेरे दिमाग में चल रही है कि मैं हो सकता है इसको डिवाइड करूं, हो सकता है डिवाइड, हाँ ना करो। कर, कि मैंने अभी पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया। नहीं। सो फार सो गुड। यस सर। अब चलते हैं आगे ना, अब आगे पढ़ो मेरे लिए संजय, यहाँ से आप पढ़ो बेटा। The expected dividend per share is 1.40 rupees, and the dividend per share is expected to grow at a rate of 8% forever. रुक जाओ, इक्विटी से रिलेटेड उसने मुझे P0 अभी तक नहीं बताया, डिविडेंड 1 बता दिया है ना, Yes यस sir. सर। 1.4 क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, expected ग्रोथ भी बता दिया। तो 0.8. जिया भाई करा रहा है, मुझे इंतजार है P0 का, क्योंकि जब तक P0 नहीं आएगा मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट नहीं कर पाऊँ। अब आगे पढ़ो बच्चों। Preference shares are redeemable after 5 years at par, whereas debentures are redeemable after 6 years at par. अब रुक जाओ, टैक्स रेट 30%, मेरी बात, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इंटरेस्ट की जगह क्या आ जाता है? रेफरेंस डिविडेंड। बड़ी देर हो गई, हमने पहली क्लास के बाद रिडीमेबल डिबेंचर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन ही नहीं किया, सर फॉर्मूला याद नहीं है, तो कॉपी खोल ले, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस minus NP एनपी upon बोलो या NP बीओ बोलो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय अपॉन whole divided by RB plus प्लस NP एनपी by अपॉन 2 into 100. 100। dividend is gonna be 13%। Yes sir. सर इसमें हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, सॉरी टैक्स। इसमें डिविडेंड आता है टैक्स के बाद, और इस क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, तो मुझे टैक्स से क्या लेना देना, ठीक है सर। भूल गए आप, है ना, है ना, है ना? क्या हो गया, भूल गए तो दोबारा याद आ गया कि देखो इंटरेस्ट होता है तो मैं इंटू 1 माइनस टैक्स बोलता हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड में एक ही क्वेश्चन में मैंने टैक्स की बात की थी, जिसमें इनकम टैक्स नहीं, कौन सा टैक्स है मेरा बेटा? रेफरेंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू मेरा बेटा। नाउ डिविडेंड कितना आएगा? 13% किस पे? 100 पे। Yes sir. 500. Yes 100. क्वेश्चन ने बोला था दे आर रिडीमेबल एट पार, Yes यस sir. सर। बट हाउ दे आर इशूड वो तो लिखा नहीं, तो मैं क्या एज्यूम करूं? दे आर, जल्दी बोलो, इशूड एट पार। इस क्वेश्चन का सेकंड कैच, पैम पैड़ा पैड़ा पैड़ा, ध्यान Yes देना, sir. Discount fees. जल्दी मत करना, अब वो डिस्काउंट निकालना है हमें। मार्केट वैल्यू ऑफ, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी तो फिर डिस्काउंट पे हुए हैं। इसका मतलब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 45,000, 45,000 फॉर, 500 shares. तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ईच प्रेफरेंस शेयर कितनी? 90।
अगर आपने शेयर की आज मार्केट वैल्यू 90 है तो मार्केट में बिकेगा कितने का? 90 का। इस क्वेश्चन में इश्यू प्राइस कितना है? 90। इस क्वेश्चन का सेकंड कैच। लाइफ 5 years। बस अब सॉल्व कर दो। दिस इज 13 प्लस 2 अपॉन 95 इंटू 100। सो 15 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। मेरा आंसर आ गया 15.8। इस बार मैंने बुक की तरह ही कर दिया 15.78, तो राउंडेड ऑफ टू 15.8। डन मेरा बेटा? यस सर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं पुत्र। आगे क्यों पढ़ना है सर? पढ़ तो लिया था मैंने। अच्छा सॉरी बेटा। अब कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा डिविडेंड की जगह? Interest. इंटू 1 माइनस टैक्स रेस्ट रिमेन्स, सेम। क्योंकि डेट और प्रेफरेंस के फॉर्मूला सेम ही तो थे बेटा। यस सर। डिबेंचर 12% इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 100 पे। यस सर। क्वेश्चन ने बोला था दे आर रिडीमेबल एट पार, Yes, sir. तो रिडम्पशन वैल्यू 100। तो बताओ बीओ कितना? ये लो क्वेश्चन। 125. सर हमें मार्केट प्राइस पर डिबेंचर निकालना पड़ेगा, है ना? Yes, that is जैसे आपने मार्केट प्राइस प्रेफरेंस शेयर का निकाला, ऐसे ही इसका निकालो, क्योंकि आपका इश्यू 96. मार्केट प्राइस से बड़ा नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज। मतलब ये साइलेंट है क्वेश्चन, ये हम एजम्पशन ले रहे हैं कि अगर मार्केट में अगर वो कम वैल्यू पे चल रहा है तो हमें इश्यू पे उससे ज्यादा पैसे मिल ही नहीं सकते। खरीदने वाले तो मार्केट के ही लोग हैं, Yes, राइट sir. बेटा? सर 96 आया। 96.6. छी 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 छी, ऊपर मैंने लगा दिया बार। संजय मैंने ऊपर क्या लगा दिया? Bar. ये बार वो वाला नहीं जहां शाम को जाएंगे आप। ये कौन से वाला बार? जो मैथ्स वाला बार है, मतलब 6 6 6 6। Same. ठीक है जी। Yes, sir. और डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ कितनी है पुत्र? 6। यस सर। तो प्लीज मेरी गलती बताओ। सर आपने इसमें 1 माइनस टैक्स नहीं लिखा। अब लिख देता हूं बेटा, क्योंकि फॉर्मूला में तो लिखा लेकिन सॉल्व करते वक्त नहीं लिखा. अब लिख दिया बेटा। टैक्स रेट 30% यानी, क्योंकि ज्यादातर वही होता है। प्लस 100 माइनस 96.67 कर दिया राउंड ऑफ करके। 3.33 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 96.67 डिवाइडेड बाय 2, 98.335 इंटू 100। मुझे लगता है मेरे बच्चे कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ही सकते हो बेटा। Yes, यस sir. सर। कर सकते हो ना? Yes, यस सर। sir. तो ठीक है, हमारे 14% डिबेंचर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा बताओ? 9.10 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। Yes, यस sir. सर। अब इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या नहीं निकाला बेटा? Perfectly. सर इक्विटी का। इक्विटी का। तो अब मेरा सवाल संजय से। संजय, Yes, sir. मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बताओ। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बताओ। तो ये हमारा था प्रेफरेंस का कैलकुलेशन, सर हम ये लोग हमारा था 4,50,000 को डिबेंचर का 5 कैलकुलेशन, यहाँ हम कर रहे हैं इक्विटी का कैलकुलेशन। सर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत गंदी है, अगली बार से थोड़ा नीट एंड क्लीन करूंगा, सॉरी। हाँ बेटा। सर हम लोग 4,50,000 को 5:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. नहीं फिर जो मेरा बेटा, खा गया धोखा, खा गया मेरा बेटा इससे धोखा। नहीं होना सर. बेटा धोखा खा गया। इधर सुन बेटा, Yes. मैंने जान के नहीं डायरेक्टली बताया था शुरू। 4,50,000 को 25,000 से करेंगे. आपके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 4,50,000. और ये कितने शेयर्स की है?
25,000. थैंक यू बेटा। इसको अभी क्यों डिवाइड कर रहे हो प्लीज? इसको डिवाइड करना है बुक वैल्यू रेशियो में कब? जब मुझे वैक निकालना है। अदरवाइज तो ये जो मार्केट वैल्यू होती है वो शेयर्स की होती है। रिटेन्ड अर्निंग Yes की sir, अपनी yes कोई sir. पर्सनल वैल्यू, Value नहीं होती. रिटेन्ड अर्निंग की कोई अपनी पर्सनल वैल्यू नहीं होती। वो तो आप डिवाइड करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। क्योंकि जब आप किसी कंपनी का, मैं दोबारा बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, जब आप किसी कंपनी के एक शेयर के लिए पैसे देते हो तो आपको इनडायरेक्टली उसके रिजर्व में भी शेयर मिल जाता. मिल मिल जाता है। जाता है। तो इसीलिए आपको उसको डिवाइड करके दिखाना होता है। इज दैट पॉइंट क्लियर मेरा बेटा? Yes sir, yes यस sir. सर। तो हमारा मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर आ गया 18। अब क्वेश्चन खत्म। D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 कितना बता? सर 1.4 1.4। मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर 18 18. D1 क्यों लिख दिया था? क्योंकि वर्ड क्या था? एक्सपेक्टेड और Expected. ग्रोथ कितनी है बेटा? 80. 0.08 0.08. 15.77. तो हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया 15.78। 78. नहीं, इन्होंने 77 ही लिखा है। बड़े ही नालायक हैं यार, हम तो वही लिखेंगे। हाँ अब तो सर, कभी कुछ लिखते हैं, कुछ कभी भी कुछ करते हैं यार, पागल है। एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, क्वेश्चन खत्म। केडी केपी केई। ओए KRE. बताओ केआरई निकालूं कि नहीं निकालूं? मेरा पहला सवाल फटाफट से। सर निकालो। फिर से धोखा निकालो. दिया, इसीलिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नो नीड। वैसे इसका तो कोई रेट ही नहीं दिया है. अपनी कॉपी खोलो। आप रिटेन्ड अर्निंग तब अलग से कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला केई वाला ही यूज करोगे। कब अलग से यूज करोगे? व्हेन देयर इज अ, रोटेशन को इस क्वेश्चन में इश्यू प्राइस है, फ्लोटेशन कॉस्ट तो है ही नहीं। थैंक यू। नाउ हमारा केडी कितना आया था पुत्र? इज दैट पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। KD अब मैं आपसे था दो बातें स्टोर. पूछूंगा। अब मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, सुनना बड़े प्यार से। अब मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, सुनना बड़े प्यार से, और मुझे जवाब देना। वन बाय वन, वन बाय वन। कॉस्ट ऑफ डेट कितना था बेटा हमारा? सर कॉस्ट ऑफ डेट था 9.1। 9.10 9.10. उसका मार्केट वैल्यू कितना था? सर डेट का मार्केट वैल्यू था 1,45,000, राइट? यस सर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना था? 15.80. उसका मार्केट वैल्यू कितना था? 45,000. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया हमारा? 15.78 रिटेन अर्निंग भी कितना है? 15.77. इस 4 लाख जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5:3 यानी इन द रेशियो ऑफ book value. अब कुछ काटना सेंसिबल नहीं लग रहा ना बेटा? Oh sir. एक ही तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन आ जाएंगी। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चों को मैं एक चीज सिखाता हूँ बेटा, अगर आप चाहो तो पेपर में आपकी मर्जी है बच्चों, आप इस वेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जल्दी बताओ। सर अपॉन टोटल यानी 145 अपॉन 640, दिस अपॉन 640, दिस अपॉन 640 एंड दिस अपॉन दिस। तो आपकी मर्जी है, बट मैं अभी, क्योंकि मैंने कहा कौन उन चक्रों में बड़े फ्रैक्शन के है ना पुत्र, सीधा सीधा करके खत्म करते हैं।
9.1 into 1,45,000। 1319,500। अब एक काम करो सारे बच्चे, अब मैं आपको एक ये लास्ट शॉर्टकट सिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हमारी क्लास ओवर, उसके बाद हमारी आज की क्लास ओवर हो जाएगी। बेटा एक काम करना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यूट्यूब पे भी देखेंगे वैसे भी देखेंगे, प्लीज माइंड माई वर्ड्स, आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ आप वैसे करते जाना। करो बेटा, 9.1 इंटू 1,45 इज इक्वल टू, कर दिया, कर दिया। Yes, sir. 9, अच्छा पहले मेक श्योर कर लेना आपके कैलकुलेटर पे कोई एम वर्ड ऑलरेडी नहीं है। अगर आपके कैलकुलेटर पे वर्ड एम ऑलरेडी है तो एमआरसी माइनस एमसी कर देना, सो दैट एमआरसी माइनस एमसी कर देना। मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों। एमआरसी माइनस एमसी कर देना ताकि आपके कैलकुलेटर पे, जैसे मैं बताऊं, एम नहीं देखना चाहिए। दिख रहा है बेटा एम? Yes, sir. तो एम नहीं देखना चाहिए पुत्र। तो आपको क्या करना है पुत्र, एम आर सी, एम माइनस दबाया वो हट गया। अब एसी मतलब उसको जीरो कर दो ताकि सिर्फ जीरो दिखे, कोई एम का वर्ड नहीं दिखे। अब ये बेटा पेपर में टाइम बचाने के बहुत सारे तरीके, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में दबा के यूज होंगे। 9.1 इंटू 1,45,000 इज इक्वल, वैल्यू आ गया 1319,500। Yes, sir. वर्ड एम प्लस दबा दो। क्या दबा दो बेटा? बटन एम प्लस। M और इसके plus. बाद आप Yes. कुछ ना करो, डायरेक्टली टाइप करो 15.8 इंटू 45,000 इज इक्वल टू, आ गया 7,11,000। Yes, sir. फिर से एम प्लस दबा दो और उसके बाद कुछ ना करो, मतलब वो लिखा है लिखा रहने दो, आपको कुछ नहीं करना, टाइप करो नेक्स्ट नंबर 15.78 इंटू 281,250 इज इक्वल टू 44,38,125। अब क्या करें? कुछ ना करो सर, ये लिखने के बाद एम प्लस दबा दिया था आपने, Yes, sir. दबा दिया, अब दबा दिया। नाउ 15.78 इंटू 168,750 इज इक्वल टू 26,62,875 Yes, sir. और बटन दबा दो एम प्लस और उसके बाद कुछ ना, नहीं अब करो ना, अब सारा खत्म। तो बटन दबाओ एम आर सी, आपके पास इन सब वैल्यूज का ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली टोटल भी आ जाएगा 91,31,500। किसी को अगर नहीं समझ आया मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताऊंगा, मेरी आदत है। सर मेरा टोटल कुछ और ही आया। आपने कुछ अच्छा नहीं सर, ठीक आ गया, ठीक आ गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 14.26%। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 14 पॉइंट, हमारा 26 आ रहा है, इनका 25, राउंडिंग ऑफ की वजह से 14.26%। क्लियर है पुत्र मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. तो बेसिकली मैंने क्या सिखाया, कुछ नहीं, एमआरसी एम माइनस, यानी सबसे पहले स्क्रीन पे सिर्फ जीरो दिखे। मैं स्टेप वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9.1 इंटू 1,45,000 इज इक्वल टू, वैल्यू लिख दो, एम प्लस दबा दो, उसके बाद कुछ ना करो, सीधा टाइप करो 15.8 इंटू 45 इज इक्वल टू, वैल्यू लिखो, एम प्लस दबा दो, फिर से कुछ ना करो 15.78 मतलब x w इज इक्वल टू m प्लस x इंटू Yes. w इज इक्वल टू m प्लस, करते रहो, जब खत्म हो जाए एंड में mrc, आपके पास आ जाएगा सीधा वैल्यू। तो आपको दोबारा से ऑन 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 करके उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आप लोगों को 2-3 छोटी छोटी बातें सिखाई आज, जो 2 क्वेश्चंस किए। एक्सपेक्टेड मतलब D1। सेकेंड थिंग, जब आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया है तो उसको आपको इक्विटी, ये तो वापस याद दिलाया, इक्विटी और रिटेन अर्निंग में डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ बुक Book value. वैल्यू। यहाँ पे अक्षिता जैसी लड़की और संजय जैसी लड़की ये भी कह सकती है, सर अगर आप चाहो तो आप इनको अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करोगे तो मत करो, डायरेक्टली क्या लिख दो, कि और यहाँ पे वेट कितना लिख दो, उन दोनों यानी इन दोनों की जगह पे अगर आप डायरेक्टली ये भी लिख दोगे, नंबर भी नहीं कटेंगे, टाइम भी बच जाएगा। और क्यों नंबर नहीं कटेंगे? क्योंकि जब तक केई और केआरई के रेट में डिफरेंस नहीं आएगा
मैं उसको अलग अलग भी लिख के दिखाऊं या इकट्ठा भी लिख के दिखाऊं आंसर? सेम है। तो आप Same जब है। ये लिखो, टीचर के नाम, सलमान खान का मैं फैन हूं, वो कहता है तेरे नाम, तेरे नाम एक लव लेटर बोले तो नोट लिखाओ, सिंस के एंड के आर इज सेम सो वी हैव recorded it as cost of equity. So all about this question बच्चों, मैंने क्वेश्चन भी शेयर कर दिया आपके साथ जो लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन 5.11, 5.12 मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चंस किए जिसके थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की कि आप लोग अपना समय बचा सकते हैं कैसे कैसे, और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, ये 5.11 का आंसर था, ये उसका सेकंड पार्ट था, और ये 5.12 का पार्ट था, और ये उसका कंटिन्यूएशन था। 5.12 में आपने एक छोटी सी चीज सीखी, उसने चालाकी कर रखी है, इश्यू प्राइस आपको लिख के नहीं दिया, आपसे कैलकुलेट करवाया। कैसे? मार्केट वैल्यू दे दिया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दिए, और प्रेफरेंस के केस में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। तो मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर्स विल गिव यू पर वैल्यू। डिबेंचर है तो पर डिबेंचर वैल्यू, प्रेफरेंस है तो पर प्रेफरेंस वैल्यू, और इक्विटी है तो पर इक्विटी वैल्यू। जब तक वो नहीं निकालोगे आप उस केस में गलती से एज्यूम कर जाओगे एट पार, और आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो फिर सुल्तान आ जाएगा, कहेगा ले सुल्तान कर दे चढ़ाई लड़ाई, तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चा पार्टी, रेस्ट ऐसे ही हम आपके साथ छोटी छोटी बातें करते रहेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।